सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। तो आज हमारा बीएससी फिजिक्स का पहला क्लास है सेमेस्टर 1 का एमजेसी एमआईसी कोर्स। ओके, सो इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही है क्लियरली? इफ माय वॉइस इज ऑडिबल काइंडली कमेंट इन चैट बॉक्स। ओके, तो देखिए जो आपका जो एमजेसी एमआईसी 1 है, इसके जो फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है इसमें दो कोर्स मेनली आपको पढ़ना है। पहला कोर्स है मैथमेटिकल फिजिक्स और कोर्स का हम आउटलाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, कि कोर्स में आपको पढ़ना क्या क्या है ये पहले हम जान लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो वेक्टर से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा। ओके, तो देखिए जो एमजेसी एमआईसी का कोर्स है, थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा आउटलाइन कोर्स के बारे में ड्रॉ करते हैं, कोर्स में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए इस कोर्स में आपको मेनली डिस्कस करना है दो कोर्स है, ठीक है। तो पहला जो कोर्स है वो है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। तो फर्स्ट कोर्स इज क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल फिजिक्स भी इसको आप बोलते हैं। ओके, सो योर फर्स्ट कोर्स इज, हम बात कर रहे हैं कोर्स ऑफ फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स में कौन कौन सा कोर्स आपको डिस्कस करना है। कोर्स, तो यहाँ पे दो कोर्स आपको डिस्कस करना है और ये एडवाइजेबल है कि एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया गया था, वहाँ सिलेबस के बारे में इन ब्रीफ डिस्कस किया गया, ठीक है। तो एक बार सिलेबस को आप इन ब्रीफ आप देख लीजिएगा, जब क्लास आपका ओवर हो जाएगा तो क्लास ओवर होने के बाद जो है सिलेबस का जो वीडियो होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो लोग पहला जो कोर्स है वो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है, उसे क्लासिकल फिजिक्स भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो पहला कोर्स आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है जो आपको डिस्कस करना है, क्लासिकल मैकेनिक्स। इसको क्लासिकल फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है इस कोर्स को, ठीक है। एंड दिस कोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। ओके, और सेकंड कोर्स है मैथमेटिकल फिजिक्स। तो सेकंड कोर्स आपका मैथमेटिकल फिजिक्स है, क्लियर है। अब देखिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स का कोर्स है, यहाँ पर मेनली जो आपको डिस्कस करना है, ठीक है, मेन जो चीज आपको पढ़नी है वो इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ आपको फ्रेम वगैरह के बारे में डिस्कस करना है कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो आपने जो जनरल मैकेनिक्स पढ़ा था क्लास 11th के अंदर, ठीक है, उसका एक्सटेंशन है, लेकिन थोड़ा सा ये एडवांस वर्जन है, ठीक है। और जब आप पीजी में जाओगे तो सेम कोर्स और थोड़ा एडवांस हो जाएगा। थोड़ा कोर्स का आउटलाइन समझ लिया, कोर्स कैसे इवॉल्व हो रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स का, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, देखो आपने जो 11th में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैकेनिक्स का, ठीक है, तो उसका ये एक्सटेंशन है, 11th का एक्सटेंशन है आपका सेमेस्टर 1 कोर्स। ओके, बट ये 11th की तरह नहीं है, 11th से बहुत डिफरेंट है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई चीज आपको सीखनी है रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में, बिल्कुल नया चीज है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आपको क्लास 11th में नहीं पढ़ना था, ठीक है। वहाँ क्या था, वहाँ पे मैकेनिक्स पढ़ा था, बट मैकेनिक्स वहाँ पे काफी सिंपल था, ठीक है, सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन था, 1D मोशन था, 2D मोशन था, ठीक है। यहाँ पे मोशन 3D है, 3 डायमेंशन मोशन है, क्लियर है। सेम को जब एमएससी में पढ़ेंगे, ठीक है, ये जब एमएससी सेमेस्टर 1 में जाएंगे, फर्स्ट ईयर में जाएंगे, ठीक है, वहां पर जब पढ़ेंगे तो वहां पे एक नया फॉर्मुलेशन होगा, उसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन, ठीक है, क्लियर है। तो वो आप पढ़ेंगे एमएससी के अंदर, ठीक है। तो यानी कि 11th सेमेस्टर 1 एमएससी पार्ट 1 तीनों कोर्स आपस में क्या है, इंटरलिंक है, ठीक है। फिर आगे मैथमेटिकल फिजिक्स, यहाँ पे आपको दो कोर्स स्टडी करना है। पहला कोर्स आपको स्टडी करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पहला जो कोर्स आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पहला कोर्स आपका है। और सेकंड कोर्स हमें डिस्कस करना, दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा हमें डिस्कस करना है, तो ये आपका सेकंड कोर्स है। तो आप जो पढ़े थे 11th क्लास में वेक्टर अलजेब्रा, उसको रिवाइज करते हुए हमें पढ़ना है वेक्टर इन 3 डायमेंशन, ठीक है, ये वेक्टर अलजेब्रा फॉर 3 वेक्टर्स, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। तो अभी तक जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे वो था वेक्टर फॉर 2 वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़े थे कि ए और बी दो वेक्टर है, दोनों को कैसे हम जोड़ेंगे, दोनों का कैसे हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इसको पहले हम रिकैप करवाएंगे, ठीक है। तो आप घबराइए मत, ठीक है। ओके, इसको पहले हम लोग रिवाइज करेंगे। ओके, तो पहले आप ये जानिए कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, या फिजिक्स होता क्या। जो कोर्स का पहला हमारा क्लास है, तो कोर्स को बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। क्लास डेली होगा, ठीक है, 2 दिन क्लास शायद नहीं होगा, ट्यूसडे और फ्राइडे, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बट इन जनरल क्लास डेली होगा, ठीक है, ट्यूसडे फ्राइडे को छोड़कर क्लास डेली होगा, ठीक है। ट्यूसडे फ्राइडे ओकेजनली क्लास आपका नहीं होगा, अदरवाइज क्लास डेली होगा, ठीक है। और जब क्लास नहीं होगा तो नोटिफिकेशन ग्रुप में आ जाएगा। ओके, चलिए देखिए, लुक, सो पहले चीज है कि व्हाट इज फिजिक्स, आपसे पूछा जाए कि फिजिक्स क्या होता है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे?
तो फिजिक्स सिंपली क्या है, नेचुरल साइंस है, नेचर के बारे में, जिस चीज को नेचर के बारे में जो डिस्क्राइब करे उसी को हम बोलते हैं फिजिक्स, उसी को बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स साइंस का वो स्ट्रीम है जो मेनली डील करता है नेचुरल साइंस के बारे में या नेचर से रिलेटेड फिनोमेना के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस है, और यहाँ पे हम नेचर के बारे में डिस्कवर करते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में, नेचर के बारे में डिस्कस कवर करते हैं, क्लियर है। तो फिजिक्स क्या नेचुरल साइंस है जहाँ पे नेचर के बारे में हम डिस्कवर करते हैं, ठीक है। और फिजिक्स जो है नेचुरल इवेंट को डिस्क्राइब करता है, ओके। तो ये डिस्क्राइब करता है नेचुरल इवेंट को, तो ये डिस्क्राइब करता है नेचुरल इवेंट को, समझ में आ रहा है, नेचुरल इवेंट को ये डिस्क्राइब करता है, क्लियर है। और फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर है। तो फिजिक्स में आने वाले क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, आ रहा समझ में। तो फिजिक्स वाले क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज इक्वल फिजिकल क्वांटिटी, आ रहा समझ में, ठीक है। तो देखो भाई, आपको सिंपली याद रखना है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसका जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है x इक्वल टू एन यू। इसको हम समझते हैं कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो यदि हमको ये पता करना हो कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हम कैसे पता करेंगे, तो देखो भाई, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स कितना होगा, मान लो 10 न्यूटन हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये मान लो 10 मीटर हो गया, ठीक है, 10 मीटर। तो यहाँ पे दो चीजें, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्लियर है, ठीक है। तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कॉमन हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, क्लियर है। लेकिन जब बात आएगी यूनिट, यूनिट क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब फोर्स को रिप्रेजेंट करना था, वी हैव यूज्ड यूनिट न्यूटन, ओके। तो फॉर फोर्स वी हैव यूज्ड द यूनिट न्यूटन, एंड फॉर डिस्प्लेसमेंट हमने क्या किया, हमने यूज किया मीटर को, ठीक है। ऐसे ही वर्क डन, क्लियर है। तो वर्क डन बराबर मान लो कितना होता है, 10 जूल होता है, ठीक है, 10 जूल। तो यहाँ पे 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन यूनिट क्या है इसका, डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा, डिफरेंट होगा, आ रहा समझ में। लेकिन हर एक फिजिकल क्वांटिटी को जिस नंबर के द्वारा हम एक्सप्रेस करेंगे वो नंबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो यदि हम तीनों को कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे एफ की जगह क्या है, यहाँ पे एफ की जगह पे एक्स है, यहाँ पे आर की जगह पे क्या है, एक्स है, डब्ल्यू की जगह पे क्या है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 10 10 10 हमने कॉमन लिया है, ये कुछ भी हो सकता है, ओके। बट यहाँ पे यूनिट क्या होगा, यूनिट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर है। तो आप कह सकते हो कि x इज प्रोपोर्शनल टू u, क्योंकि नंबर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, नंबर क्या है, कांस्टेंट है। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको इस पे, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए जरा आप लोग, काइंडली सी दिस क्वेश्चन। देखिए x इक्वल टू एन यू है, ठीक है, एन यू है, बट n क्या है, कांस्टेंट है। n नंबर क्या होता है, नंबर कांस्टेंट होता है, तो नंबर इज कांस्टेंट। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि x प्रोपोर्शनल टू यूनिट, ठीक है, x प्रोपोर्शनल टू यूनिट, क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि फिजिकल क्वांटिटी जो है इसका नेचर चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यूनिट, या यूनिट के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी का नेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे वर्क है तो जूल होगा, ठीक है, फोर्स है तो न्यूटन होगा, डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर होगा, क्लियर है। तो ये चेंज हो रहा है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए दो चीजें चाहिए होती थी, एक तो नंबर हो गया और दूसरा यूनिट हो गया। एक अदर तरीका और है फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने का, ठीक है, कि फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लुक, फिजिकल क्वांटिटी इसका दो पार्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है स्केलर, ठीक है, पहला पार्ट है स्केलर, जबकि दूसरा पार्ट क्या है, वेक्टर है, ठीक है, स्केलर और वेक्टर। और एक और थर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं टेंसर अलजेब्रा, ठीक है। जब सेमेस्टर 5 या 6 में जाओगे तो वहां पे पढ़ोगे टेंसर अलजेब्रा के बारे में, ठीक है जी, टेंसर अलजेब्रा, क्लियर है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है स्केलर, सेकंड पार्ट क्या है, वेक्टर, और थर्ड पार्ट क्या है, टेंसर। इस तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन इसका आधार क्या है, तो इसका आधार है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका आधार है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका जो बेसिस है, बेसिस इज मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन, ये बेसिस है, इस बेसिस पे हम फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है कि मेनी स्टूडेंट आर गॉट कंफ्यूज अबाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? ठीक है, तो दोनों को हम समझते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो देखो मैग्नीट्यूड सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज इन सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या होता है? ठीक है, तो व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या होता है? ओके, देखो आप सभी जानते हो कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, विदाउट मैथमेटिक्स हम फिजिक्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो इन जनरल क्या होता है कि फिजिक्स में हम ग्राफ बहुत ज्यादा यूज करते हैं, प्लॉट हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? प्लॉट को यूज करेंगे, ग्राफ को यूज करेंगे। तो जैसे मान लो कि हमने क्या किया, एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ऐसा हमने ग्राफ ड्रॉ किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये हमने प्लॉट किया। क्लियर है? ठीक है, ये जो ग्राफ है, ग्राफ का शेप कुछ इस तरह का है। तो मान लो ग्राफ का कुछ ऐसा शेप है, इस तरह का शेप है। और समझ में? तो यदि इस प्लॉट में आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो डायरेक्शन का सिंपल मतलब ये होता है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट इज योर डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होता है? जैसे मान लो कि हमें क्या करना है, पता करना है कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है। ठीक है, डायरेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट ये होगा, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। और समझ में? मान लो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे हमको पता करना डायरेक्शन क्या है, तो क्या करोगे, यहाँ से तुम टेंजेंट को ड्रॉ कर दोगे, ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट होता है, ठीक है, दैट इज योर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर? तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होता है टेंजेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ऑन कर्व। टेंजेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ऑन कर्व। पॉइंट ऑन कर्व, तो एक कर्व में क्या होता है, एक कर्व में इनफाइनाइट पॉइंट होता है, तो इनफाइनाइट क्या होगा? डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन एक कांस्टेंट नहीं होगा, डायरेक्शन क्या होगा? वेरी करते रहेगा। ठीक है, ये समझ गए आप? ओके, ये मैं आपको क्यों बता रहा था, इसको बताने के रीजन के पीछे रीजन ये था कि पीपल गॉट कंफ्यूज, स्केलर हैव नो डायरेक्शन, स्केलर हैव डायरेक्शन। ठीक है, बट स्केलर का यूनिक टेंजेंट नहीं होता है। इन कारणों से स्केलर को हम क्या बोलते हैं? स्केलर को हम बोलते हैं कि स्केलर डायरेक्शन लेस है। ठीक है, इसको समझिए जरा, आगे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश हम करते हैं। तो पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर एंड व्हाट इज टेंसर, तीनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज स्केलर? स्केलर क्या होता है? व्हाट इज स्केलर? ठीक है, स्केलर क्या होता है? तो दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ओके, बट अनडिफाइंड डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है इसका? अनडिफाइंड है। ठीक है, यानी इसका यूनिक टेंजेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफाइंड है। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड इसका सर्टेन है, मैग्नीट्यूड इसका डिफाइंड है। बट इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इसका यूनिक नहीं, मतलब डायरेक्शन का क्या है? अनडिफाइंड है। ठीक है, इट हैज मेन डायरेक्शन। इसको हम समझते हैं कैसे, देखो, तो डायरेक्शन से क्या है? अनडिफाइंड है, इसका अनडिफाइंड है। समझो इस चीज को। ठीक है, देखिए भाई, मान लीजिए कि आपने क्या किया कि आपको एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे जाना है। ठीक है, तो यू हैव टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे जाना है, तो एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे जाने के इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, कई रास्ते हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो मान लीजिए कि ये पहला रास्ता है। ठीक है, इट इज फर्स्ट पाथ, ये पहला रास्ता है। क्लियर है? ए से बी पर जाने के लिए। ये दूसरा रास्ता है ए से बी पर जाने के लिए, और ये तीसरा पाथ है ए से बी पर जाने के लिए। क्लियर है? तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस तीनों पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या और डिस्टेंस क्या, तो आप क्या बताओगे? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इन तीनों पाथ में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? पाथ वन है, तो पाथ वन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, बट इधर से पूछा कि डिस्टेंस क्या, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब एक्चुअल पाथ जो फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि पाथ वन टू थ्री तीनों क्या होगा? तीनों डिस्टेंस हो सकता है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, जो पाथ टू है इसके पास इनफाइनाइट टेंजेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे
यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आ रहा समझ में? तो हर एक टेंजेंट का डायरेक्शन क्या डिफरेंट डिफरेंट है। आ रहा समझ में? तो एवरी टेंजेंट हैव क्या कहते हैं मतलब डिफरेंट डायरेक्शन। तो क्या इसका टेंजेंट यूनिक है? नहीं है। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई इट इज स्केलर। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखो, ठीक है, तुम किसी पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करो, यहाँ टेंजेंट को ड्रॉ करो, तुम यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ करो, तुम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, सभी टेंजेंट क्या होगा? सभी टेंजेंट जो होगा पैरेलल लाइन होगा। आ रहा समझ में? तो टेंजेंट इज यूनिक। क्लियर है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? तो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या है? डिफाइंड है, क्योंकि उसका टेंजेंट क्या होता है? उसका टेंजेंट यूनिक होता है। ठीक है? स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? उसके पास इनफाइनाइट टेंजेंट है, मतलब डायरेक्शन है, बट डायरेक्शन उसका यूनिक नहीं है। ठीक है? इन कारणों से क्या है? वो स्केलर है। ठीक है? तो नाउ व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड डिफाइंड होता है, डायरेक्शन क्या होता है? डिफाइंड होता है। ठीक है? तो जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिफाइंड होगा, और डायरेक्शन क्या होगा? डिफाइंड होगा। डायरेक्शन डिफाइंड होगा। ये क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आपको आ गया होगा? ठीक है? तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है? कमेंट करें तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है? और जो भी आपको दिक्कत हो, इफ यू एनी डाउट यू मे टॉक, यू मे कमेंट। ठीक है? आप कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी आपको डाउट है यू मे आस्क। ओके? तो स्केलर समझ में आ गया। स्केलर क्या होता है? वेक्टर क्या समझ में आ गया। टेंसर क्या होता है? व्हाट इज टेंसर? ठीक है? तो टेंसर में क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड भी अनडिफाइंड होता है, मतलब इट हैज मेनी मैग्नीट्यूड्स। क्लियर है? एंड इट हैज मेनी डायरेक्शंस। ठीक है? तो ये क्या होगा? टेंसर हो जाएगा। तो टेंसर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे टेंसर को हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ठीक है? तो जब आप पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ओके, तो वहां पे हम लोग टेंसर को यूज करेंगे। ठीक है भाई? तो टेंसर क्या है? देखो भाई, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? डिफाइंड होगा, मतलब अनडिफाइंड होगा, आई एम सॉरी, अनडिफाइंड होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन भी अनडिफाइंड होगा। ये क्लियर है? ओके, तो ये आपको बेसिक डिफरेंस हो गया बिटवीन स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। ओके, बट हमें मेनली एम्फेसाइज करना है वेक्टर के ऊपर, ना कि स्केलर के ऊपर। ठीक है? क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है वेक्टर एल्जेब्रा। क्लियर है? तो वी हैव टू फोकस ऑन, ठीक है, व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन वेक्टर। ठीक है? वेक्टर टॉपिक पे हमें ज्यादा क्या करना है? फोकस करना है। ठीक है? तो देखो भैया, वेक्टर का डिफरेंस होता है कि फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है? तो देखो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए। ठीक है? अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगा तो अपने आप समझ जाओगे। ठीक है? और हमेशा कीवर्ड पे फोकस करो। तुमको कीवर्ड कीवर्ड ये तुम याद रहेगा तुमको, तो डेफिनेटली तुम फॉर्मुलेट कर लोगे। ठीक है? तो वेक्टर के लिए तीन बातें होनी चाहिए। पहली बात क्या होनी चाहिए? कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है। सेकेंड, वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। और थर्ड जो बात है वो ये है कि वेक्टर इज एडेड अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। ठीक है? ट्रायंगल लॉ। तो ये तीन बातें होनी चाहिए। तो वेक्टर क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड विच फॉलोज ट्रायंगल लॉ, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? साउंड नहीं आ रहा है? हेलो, अभी आ रही है आवाज आपको? हेलो? हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो? ओके। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी जहाँ पे तीन चीजें होती है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और तीसरा क्या होता है? कि ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। जब ये तीन चीज, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है? व्हाट इज स्केलर? स्केलर क्या होता है? स्केलर क्या होता है? व्हाट इज स्केलर? तो देखो, इसमें सिर्फ क्या होता है? इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। क्या होता है? मतलब मैग्नीट्यूड होता है तो ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। क्लियर है? ठीक है? और ये फॉलो करेगा ऑर्डिनरी अलजेब्रा को, मतलब सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगा। ठीक है? इट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर है? तो दो बातें होती है। पहली बात क्या होता है कि ये ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। ठीक है? और दूसरा क्या है? दूसरे से मैग्नीट्यूड होता है, तो इसको बोलेंगे स्केलर। ठीक है? और वेक्टर में क्या है? तीन चीजें हैं। मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और ये फॉलो करेगा
वेक्टर अलजेब्रा को। ये क्लियर है? तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया। और टेंसर में क्या होता है, टेंसर में मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट होगा, ठीक है, और डायरेक्शन भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो दोनों क्या होगा, दोनों ही अनडिफाइंड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अगला देखिए नेक्स्ट क्या है। अब वेक्टर को हम कैसे दिखाते हैं, कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, ठीक है। तो वेक्टर को मतलब रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, ठीक है। तो बाय टू वेज वी कैन रिप्रेजेंट द वेक्टर, दो तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है। तो वेक्टर ए को दिखाने का दो तरीका हो सकता है। पहला तरीका क्या होगा कि वेक्टर ए के ऊपर हम एरो डाल देंगे, ठीक है। तो ए के ऊपर हम डाल देंगे एरो, ये पहला तरीका है वेक्टर को दिखाने का, ठीक है। वेक्टर को दिखाने का दूसरा तरीका ये होता है कि वेक्टर को हम बोल्ड लेटर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है, और बोल्ड लेटर में लिखते हैं। तो ये दूसरा तरीका होता है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है, जिसको हमने क्या किया, बोल्ड कर दिया। ये इसका दूसरा तरीका हुआ दिखाने का, क्लियर है। अब जो यूनिट वेक्टर है उसको दिखाने का स्पेशल तरीका होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि वेक्टर के ऊपर कैप लगाते हैं, ठीक है। तो मान लो यूनिट वेक्टर एन है, यूनिट वेक्टर एन है, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, एन को एन कैप लिखेंगे, ठीक है। इसको पढ़ते हैं एन कैप या एन हैट, क्लियर है, एन कैप और एन हैट। अब यहाँ जो वेक्टर के ऊपर हमने एरो लगाया है, ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया ना एरो वेक्टर के ऊपर, ये जो एरो लगाया है, एरो का ये जो टिप पॉइंट होता है, सामने वाला पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हेड। हेड टिप पॉइंट को, आगे वाले पॉइंट को बोलते हैं हेड, क्लियर है। और एरो का जो बैक पॉइंट है, पीछे वाला पॉइंट है, ठीक है, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं इसको, टेल। तो ये पॉइंट आपका टेल हो गया वेक्टर का, ये पॉइंट टेल हो गया, और ये वेक्टर का हेड हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए, मान लीजिए कि हम वेक्टर को यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है, ये वेक्टर है, वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर का टिप पॉइंट क्या होगा, हेड होगा। तो टिप पॉइंट इज हेड, दिस पॉइंट इज हेड। बैक पॉइंट क्या होगा, टेल होगा, ये पॉइंट क्या होगा, टेल होगा। तो ये टेल हो गया और ये हेड हो गया, ठीक है। वेक्टर ए है, कैसे हम दिखाए थे इसको, तो हमने सिंपली क्या है कि हमने सिंपली जो है ए के ऊपर एरो डाल दिया, ठीक है, ए के ऊपर एरो डाल दिया, क्लियर है, एरो। और एरो का मतलब पता है आपको, हेड और टेल क्या होता है। और यदि आपके पास यूनिट वेक्टर है, तो हमने क्या किया, ए के ऊपर लगा दिया कैप या हैट, इसको बोलते हैं ए कैप या हैट। तो मान लो एन को यूनिट वेक्टर, तो हमने लिखा एन कैप, ठीक है, एन कैप, इसको एन कैप या एन हैट पढ़ते हैं, ठीक है, एन कैप या एन हैट पढ़ते हैं, ओके। तो इफ हैव एनी डाउट यू मे आस्क, आप कमेंट कर सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है, ओके। चलिए अब देखो, वेक्टर कई तरह का होता है, तो आपको सभी तरह का वेक्टर नहीं पढ़ना, क्योंकि बुक में 25-26 तरह का वेक्टर दिया रहता है, ठीक है। तो उतना रिक्वायर्ड आपको लेना है, आपको 3-4 तरह का वेक्टर पढ़ना है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये 4-5 यूज होता है, ठीक है। तो इतना ही आपको पढ़ना है जो हमारे यूज का है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, पहला होता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, देखो, जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है, ठीक है, और दोनों क्या है, दोनों का जो अलाइनमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में, अलाइनमेंट का मतलब एक ही डायरेक्शन में उसको रखा गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो एक बात मुझे बताइए कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, आ रहा समझ में। तो इसके बीच का जो एंगल होता है, थीटा होता है, 0 डिग्री होगा। तो आपको दो पॉइंट खाली याद रखना है पैरेलल वेक्टर के बारे में। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सेम डायरेक्शन में अलाइन होता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट याद रखना है कि थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे दो कीवर्ड याद रखो। पहला याद रखो कि सेम डायरेक्शन अलाइनमेंट, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन अलाइनमेंट, एक ही डायरेक्शन में अलाइन होता है, अलाइनमेंट। और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो इसके इसमें थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इसका एप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ के बारे में, तो वहां पर इसका एप्लीकेशन भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। तो पैरेलल वेक्टर इक्वल भी होता है, ठीक है, ओके, पैरेलल वेक्टर इक्वल भी होता है। तो इट मे इक्वल और अनइक्वल। अब ये क्या लिखा हुआ है भाई, देखो इसको समझो जरा। तो मे इक्वल और अनइक्वल, क्लियर है। मान लीजिए कि दो वेक्टर है ए और बी, ठीक है, दो वेक्टर क्या है, ए और बी। तो पहला वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, बी है।
दोनों क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में अलाइंड है, ठीक है, मतलब दोनों ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, मतलब कि वेक्टर ए जो है ये भी आपको 3.0 मीटर है, ये 3.0 न्यूटन मान लीजिए, और जो वेक्टर बी है ये भी 3.0 न्यूटन है, ठीक है। तो पैरेलल और इक्वल तब होगा जब क्या होगा, अलाइनमेंट और मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्लियर है, ठीक है। पैरेलल अनइक्वल कब होगा, जब अलाइनमेंट तो सेम होगा बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर ए और बी है, ठीक है, या सी और डी है, सी और डी है, और दोनों का अलाइनमेंट क्या है, एक ही है, मतलब दोनों ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर सी है इसकी वैल्यू है 5.0 न्यूटन, ठीक है, जबकि वेक्टर डी की वैल्यू कितनी है, 7.0 न्यूटन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलाइनमेंट आर सेम बट मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट, क्लियर है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हो जाएगा पैरेलल और अनइक्वल वेक्टर, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पैरेलल वेक्टर को फर्दर हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इवन पैरेलल वेक्टर कैन बी क्लासिफाइड फर्दर इन टू पार्ट, पैरेलल वेक्टर्स। तो पहला हुआ पैरेलल एंड इक्वल वेक्टर, और दूसरा क्या है, पैरेलल एंड अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम अलाइनमेंट, और जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, वो भी सेम होगा। अनइक्वल में क्या होगा, अनइक्वल में अलाइनमेंट तो सेम होगा बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मान लीजिए कि पहला वेक्टर जो है वो आपका सी है, ठीक है, सी वेक्टर है, और ये है 7.0 न्यूटन है। दूसरा वेक्टर कितना है भैया, डी है, और ये कितना है, ये 10.0 मीटर है। तो अलाइनमेंट तो सेम है, मतलब डायरेक्शन सेम है, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, ओके। तो इस केस में क्या होगा कि अलाइनमेंट इज सेम, अलाइनमेंट क्या होगा, सेम होगा, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इसका अलग अलग होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, अनइक्वल होगा, मैग्नीट्यूड अनइक्वल होगा। ये क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो आई थिंक आप क्लियर हो गए होंगे पैरेलल वेक्टर के बारे में, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज पैरेलल वेक्टर, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखिए, अगला क्या है, अगला है एडिशन ऑफ वेक्टर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपका मेनली कोर्स स्टार्ट होता है, इससे पहले जो भी आप पढ़ रहे थे वो बेसिक चीज था, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ओके। तो ये जो डेरिवेशन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से मेनली आपका गेम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखो भैया, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, देखो वेक्टर को ऐड करने के लिए स्पेशल एल्जेब्रा होता है, मतलब वेक्टर का जो भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन होगा, देयर आर 4 एल्जेब्रिक ऑपरेशन, ये आप जानते हो, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ठीक है। तो वेक्टर का जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, मतलब वेक्टर का जो एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ एल्जेब्रा को फॉलो करते हैं, ओके। और इस एल्जेब्रा को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेक्टर एल्जेब्रा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर, फर्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर, क्लियर है, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को ऐड करने का तीन तरीका होता है। तो वेक्टर को ऐड करने का पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं ट्रायंगल रूल, क्लियर है, ट्रायंगल रूल, ओके। वेक्टर को ऐड करने का जो सेकंड तरीका है इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम रूल। पैरेललोग्राम को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, कि दो लाइन ड्रॉ करके ऊपर में जीएम लिखिए, ठीक है, इसका मतलब पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ साइड में, डबल लाइन और जीएम, इसका मतलब होता है पैरेललोग्राम, इसका मतलब होता है पैरेललोग्राम, क्लियर है। तो पैरेललोग्राम रूल। तो सेकंड होता है पैरेललोग्राम रूल, और पैरेललोग्राम रूल भी दो तरह का होता है, ठीक है। तो एक होता है जनरल रूल और एक होता है एनालिटिकल रूल। तो एक होता है जनरल रूल और एक होता है एनालिटिकल रूल, ठीक है, एक होता है एनालिटिकल रूल, क्लियर है रूल। थर्ड होता है पॉलीगन रूल, ठीक है। तो थर्ड होता है पॉलीगन, पॉलीगन मतलब बहुभुज, पॉलीगन रूल। जैसे ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज, तीन कोण होगा, सॉरी उसमें तीन लाइन होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या हुआ, चतुर्भुज, उसमें चार लाइन होगा, ओके, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है भाई, ठीक है।
पॉलीगन क्या हो गया, बहुभुज, ठीक है, उसमें बहुत सारी भुजाएं होंगी, ठीक है, उसको बहुभुज बोलेंगे, पॉलीगन। तो पॉलीगन रूल क्लियर है, पॉलीगन रूल। और ठीक है, तो पहला हुआ ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल, इसके बाद है पॉलीगन रूल, ये 3 रूल है, ठीक है, आई एम सॉरी मैंने गलती से 4 लिख दिया था, 3 ही रूल है, ठीक है, ये 3 रूल है। अब देखो इस 3 रूल में एग्जाम के लिए एक ही रूल इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो एक ही रूल पे बनते हैं, ठीक है, अदर जितना भी रूल है वो बस सप्लीमेंट्री रूल है, उसको पढ़ना है, पढ़िए, मतलब पढ़ाऊंगा सारा आपको, ठीक है, बट एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम रूल, ओनली दिस रूल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेस्ट जितना भी रूल है वो ऐसे नाम का है, ठीक है, तो उसको पढ़िए ना पढ़िए बात बराबर ही है, ठीक है, बट एग्जाम में सिर्फ यही आएगा आपका, एनालिटिकल रूल आएगा, क्लियर है। तो चलो हम तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है ट्रायंगल रूल, पहला क्या है, ट्रायंगल रूल, इट इज मोस्ट बेसिक रूल ऑफ एडिशन, ठीक है, ये मोस्ट बेसिक रूल है एडिशन का। तो पहला आपका है ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल इट इज मोस्ट बेसिक रूल ऑफ एडिशन, ठीक है। ये कहता क्या है, ठीक है, तो कहता है कि मान लीजिए कि आपको दो वेक्टर को जोड़ना है, ठीक है, इफ यू हैव टू ऐड टू वेक्टर्स, आपको दो वेक्टर को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, और दोनों वेक्टर क्या है, फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए, ठीक है, फ्री वेक्टर का मतलब ये होता है कि वेक्टर जो है आपका क्या है, क्या सॉरी, वेक्टर जो आपका है, ठीक है, दैट इज नॉट अटैच टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जैसे ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको देख लीजिए, यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसे है, क्लियर है, इसको बोलेंगे फ्री वेक्टर, क्या बोलेंगे इसको हम, फ्री वेक्टर, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये क्या है आपका, ये आपका अटैच नहीं है कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ठीक है, और हर चीज का डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जहां रिक्वायर्ड होगा डेफिनेशन वो यहाँ पे टाइप कर दिया गया है, वो आपके लिए एनफ है। ओके, गुड इवनिंग नंद किशोर जी, गुड इवनिंग। तो ये फ्री वेक्टर हो गया। फ्री वेक्टर क्या होगा, फ्री वेक्टर आपका ओरिजिन से अटैच नहीं होगा, क्लियर, दैट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। फ्री मतलब कहीं से अटैच नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फ्री, मुक्त हो चुका है, ठीक है। ओके, व्हाट इज बॉन्ड वेक्टर, बॉन्ड वेक्टर क्या होता है, तो बॉन्ड वेक्टर जो होता है ये अटैच होता है ओरिजिन से, ठीक है, ये बॉन्ड वेक्टर हो गया। तो ये जो बी वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये आपका फ्री वेक्टर है, और जो बी वेक्टर है क्या आपका ओरिजिन से फिक्स है, क्लियर है। तो बी वेक्टर क्या होगा, बाउंड वेक्टर होगा, कैसा वेक्टर होगा, बाउंड वेक्टर, जेम्स बॉन्ड नहीं है, ठीक है जी, इसको जेम्स बॉन्ड मत समझ लेना, ठीक है, जेम्स बॉन्ड और बॉन्ड में अंतर है, बॉन्ड मतलब बंधन, ठीक है, बाउंड वेक्टर, क्लियर है, बाउंड वेक्टर। ओके, तो ट्रायंगल रूल जो है सिर्फ एप्लीकेबल होता है फ्री वेक्टर के ऊपर, जब बाउंड वेक्टर होगा तो वहां पे ट्रायंगल रूल क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए आया वहां पे पैरेललोग्राम रूल, क्लियर है, ठीक है। तो ट्रायंगल रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्री वेक्टर, नॉट फॉर बॉन्ड वेक्टर, ठीक है। तो बॉन्ड वेक्टर की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लेकर आते हैं, उसको उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ के बारे में पहले तो ये जान लो कि इट इज एप्लीकेबल ऑन, इट इज एप्लीकेबल टू फ्री वेक्टर ओनली, क्लियर है, फ्री वेक्टर ओनली। तो क्या ये एप्लीकेबल है बाउंड वेक्टर के ऊपर, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बाउंड वेक्टर, जो भी वेक्टर बाउंड वेक्टर होगा उस पर एप्लीकेबल ये नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। फ्री वेक्टर क्या होगा, फ्री वेक्टर होगा इट इज नॉट अटैच टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्लियर है। और बाउंड वेक्टर क्या होगा, अटैच टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। तो देखो ये रूल कहता है क्या है, लेट देयर बी टू फ्री वेक्टर्स, पहला पहला वेक्टर आपका ए है, ये फ्री वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी है, ये फ्री वेक्टर है, ठीक है। तो देखो फ्री वेक्टर की खास बात क्या होती है ना, कि जैसे तुम चाहो वैसे ओरिएंट कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे तुम डांस करवा सकते हो इसको, ठीक है। सर मैथ के साथ फिजिक्स भी पढ़ाई होगा, हाँ हाँ मैथ के साथ फिजिक्स भी होगा, ठीक है, फिजिक्स की भी क्लास होगी और मैथ की भी क्लास होगी, दोनों क्लासें होंगी। ओके, चलिए, तो ए और बी ये दोनों क्या फ्री वेक्टर है, आ रहा समझ में, दोनों क्या करना, जोड़ना हमको है, दोनों को जोड़ना है हमको, कैसे जोड़ेंगे देखो, तो फ्री वेक्टर है, कैसे भी इसको ओरिएंट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैथ का क्लास अभी चल नहीं रहा है, बैच तो सदा स्टार्ट होगा मैथ का, मैथ का बैच स्टार्ट है आप लोग का, ठीक है, वो आप इंक्वायरी में कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंक्वायरी का नंबर वहां दिया होगा, उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ए और बी दोनों फ्री वेक्टर है, तो क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर को हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए को अलाइन कर दिया, ठीक है, फ्री वेक्टर का मतलब फ्री क्लास थोड़े होता है जी फ्री वेक्टर है, ठीक है, फ्री क्लास नहीं है, ओके चलो, तो ए वेक्टर को अलाइन कर दिया हमने ऐसे, ठीक है, नंद किशोर जी, ए को अलाइन कर दिया, ठीक है।
अब मैंने इंट्रो में बताया था आपको कि ये इसका टेल है और ये इसका हेड है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे कि हेड के पास दूसरे वेक्टर के टेल को ले जाएंगे, मतलब टेल टेल को साथ में रखेंगे, ठीक है, क्लियर है, और हेड हेड को साथ में नहीं रखेंगे, ठीक है। बाकी मैंने परचेज नहीं किया है बैच, तो परचेज कर लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है, कर लीजिएगा बैच उसको, ठीक है, वो बात की बात है, पहले अभी क्लास कीजिए, ओके। और ये सब इंक्वायरी इंक्वायरी में कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बी वेक्टर है, अभी शायद डेमो क्लास होगा इसलिए आपको अलाउ किया गया होगा, ठीक है, अभी डेमो क्लास चल रहा होगा। चलिए, तो ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ओके, फोकस करते हैं, टॉपिक फोकस करते हैं, उससे बाद में करते रहेंगे, ठीक है। ओके, परचेज करना ना करना बात की बात है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए, तो क्या हुआ कि ए फ्री वेक्टर था, तो ए वेक्टर के हेड के पास बी वेक्टर के हम टेल को ले गए, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि एक नए वेक्टर के द्वारा, ठीक है, ए वेक्टर के टेल और बी वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक नया वेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और इस नए वेक्टर की सहायता से ए का टेल और बी का हेड दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। आ रहा समझ में। तो ये जो नया वेक्टर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, ठीक है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है नया वेक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट आर बराबर हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ में दो बातें हमने सीखा, पहला बात क्या सीखा, इट इज एप्लीकेबल टू फ्री वेक्टर, बुक कौन सा पब्लिकेशन का लेना है ये सब मैं आपको बता दूंगा क्लास में, ठीक है, धीरे धीरे आपको मैं सारा चीज बता दूंगा, ठीक है। ओके, लिख लीजिए, बुक भी लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, जो मैथमेटिकल फिजिक्स है वहाँ पे आप पढ़िए एच के दास, इसलिए एच के दास पढ़िए क्योंकि जब बाद में यदि आपको नेट का तैयारी करने का मन होगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो आपका कोर्स डिजाइन किया गया है बीएससी फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स या मैथ जो भी आपका कोर्स है, सेमेस्टर सिस्टम है, ओके, उसका मेन पर्पस ये है कि आपको रिसर्चर बनाना है, स्कॉलर बनाना, क्लियर है। इसलिए आप स्टैंडर्ड किताब को पढ़िए, आप पासपोर्ट वगैरह के पीछे मत पढ़िएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आप पढ़िए एच के दास, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। तो जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, बनारस बीएचयू हो गया, एच सी वर्मा बार बार लिखा जाता है, सॉरी, वहाँ सभी लोग पढ़ते हैं एच के दास, और इवन जो बाद में नेट की तैयारी करते हैं वो भी पढ़ते हैं एच के दास। तो शुरू से अच्छी किताब पढ़िए, एच के दास अच्छी किताब है, ठीक है, इसको पढ़िए मैथमेटिकल फिजिक्स में, ओके। और जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, वहाँ पर आप पढ़िए जेसी उपाध्याय, यहाँ जगह नहीं है, मैं अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आप पढ़िए एच के दास, एच के दास, इवन जितने इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ जो बीटेक की पढ़ाई बच्चे करते हैं, वो भी इसी किताब को फॉलो करते हैं, एच के दास को फॉलो करते हैं, ये बेस्ट किताब है, ठीक है, ये पढ़िए, जो क्लासिकल फिजिक्स है, ठीक है, जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हो, तो उसमें आप पढ़िए जेसी उपाध्याय, ठीक है, जेसी उपाध्याय। तो ये दो अच्छी किताबें हैं, इन दोनों किताब को पढ़िए, एट इट्स मोर देन एनफ, ठीक है। ये आपका बीएससी का कोर्स ही पूरा कवर कर लेगा, और बीएससी के कोर्स के साथ साथ जो है, ठीक है, जो चैप्टर बच जाएगा उसको पीजी में पढ़ना है, आपको एमएससी में पढ़ना है, ओके। और साथ साथ क्या होगा, आपको नेट का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नेट का, गेट का, जेआरएफ का, ठीक है, आईआईटी जैम का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अच्छी किताब है, दोनों किताब पढ़िए, रिकमेंडेड किताब है ये, ओके। चलिए, तो भाई ये क्लियर हो गया ना कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ट्रायंगल लॉ इज क्लियर, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, तो व्हाट अबाउट पैरेललोग्राम लॉ, व्हाट अबाउट पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। पैरेललोग्राम लॉ, अब ये क्या होता है भैया, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ये क्या होता है। तो पहली बात तो है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फ्री वेक्टर्स, क्लियर है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू बाउंड वेक्टर, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल कहाँ होगा, देखो भैया, तो क्या ये एप्लीकेबल है फ्री वेक्टर के ऊपर, तो इट इज नॉन एप्लीकेबल टू फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर पे एप्लीकेबल ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्लियर है।
इज इट एप्लीकेबल टू बाउंड वेक्टर? तो इट इज एप्लीकेबल ओनली टू बाउंड वेक्टर। बुक किस पब्लिकेशन का, वो तो मैंने बता दिया ना, रिकमेंड कर दिया आपको, ठीक है। अब बुक उसी नाम से बुक जाना जाता है, ठीक है। बाउंड वेक्टर एप्लीकेबल ओनली टू बाउंड वेक्टर, ठीक है। सिर्फ ये बाउंड वेक्टर पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और समझ में, अब ये लॉ क्या है देखो भाई, पैरेललोग्राम लॉ क्या है ये, क्या है ये, ठीक है। लेट देयर बी टू बाउंड वेक्टर, मतलब दो बाउंड वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों क्या है, बाउंड वेक्टर है। अब इन दोनों वेक्टर का हमें सम निकालना है, दोनों को जोड़ना हमें, ठीक है। दोनों क्या करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम ए के पैरेलल एक अदर वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ए के पैरेलल एक अदर वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, पैरेलल और इक्वल वेक्टर, पैरेलल और इक्वल वेक्टर, ठीक है, इक्वल वेक्टर। तो ये कौन सा वेक्टर होगा, ये ए वेक्टर होगा। सेकेंड ड्रॉ कर लिया बी के पैरेलल, तो क्या होगा, पैरेलल और इक्वल वेक्टर, तो ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है, बी वेक्टर हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि पहले के टेल के पास और दूसरे के हेड के पास, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे आपस में। तो यही आपका हो गया पैरेललोग्राम लॉ। तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्लास इज ओवर नाउ, ठीक है।